साल था 1666, जगह आगरा। मतलब उस समय के सबसे विशाल और ताकतवर मुगल साम्राज्य का बिल्कुल केंद्र। हाँ, और भयंकर गर्मी का मौसम। बिल्कुल। और एक किलेबंद हवेली है जिसके बाहर हथियारों से लैस मुगल सैनिकों का कड़ा पहरा है। अंदर इस भारी सुरक्षा के बीच कैद हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके साथ उनके 8 साल के बेटे संभाजी भी हैं। मुगल साम्राज्य के नजरिए से देखें तो ये खेल खत्म हो चुका था। वही ना, उनका सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा उनके ही गढ़ में बंदी था। बचने का कोई तार्किक रास्ता नहीं था। मतलब मौत या आजीवन कारावास लगभग तय था। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति थी जहां दुनिया की कोई भी सेना मदद के लिए नहीं आ सकती थी। बाहर औरंगजेब की पूरी राजधानी थी। मुगल छावनियां और गुप्तचर हर तरफ फैले हुए थे। बिल्कुल। एक इंसान जो अपने राज्य से सैकड़ों मील दूर है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, तकनीकी रूप से इसे एक चेकमेट माना जाना चाहिए था। लेकिन इतिहास गवाह है कि वो चेकमेट कभी हुआ ही नहीं। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय वही दस्तावेज और नोट्स हैं जिन्हें द ग्रेट एस्केप शिवाजीज डिफायंस ऑफ द मुगल एम्पायर कहा गया है। सही कहा। और आज हम सिर्फ ये नहीं जानने वाले हैं कि वो वहां से कैसे निकले। हाँ, हम उस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करेंगे जिसे स्रोतों में द डे शिवाजी आउटस्मार्टेड एन एम्पायर कहा गया है। ये कोई चमत्कार नहीं था। बिल्कुल नहीं। यह कूटनीति, मानव मनोविज्ञान और लॉजिस्टिक्स का एक ऐसा मास्टर क्लास था जो आज भी सामरिक अध्ययन का हिस्सा है। तो इस मास्टर प्लान की गहराइयों में जाने से पहले एक बात मुझे हमेशा से उलझन में डालती रही है। मतलब मुगल इतने ताकतवर थे तो शिवाजी आगरा तक पहुंचे ही क्यों? यह बहुत ही वाजिब सवाल है ना? कोई भी शासक अपने सबसे बड़े दुश्मन के मुख्यालय में खुद चल के क्यों जाएगा? हमारे स्रोत पुरंदर की संधि का जिक्र करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा क्या हुआ था? मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे का भू राजनीतिक परिदृश्य बहुत जटिल था। 1665 में औरंगजेब ने अपने सबसे काबिल सेनापति को भेजा था। अच्छा, मिर्जा राजा जयसिंह को? हाँ, वही। और जयसिंह कोई साधारण सिपहसालार नहीं थे। वो एक बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे। उन्होंने शिवाजी को चारों तरफ से घेरने के लिए एक ऐसा सैन्य और आर्थिक चक्रव्यूह रचा ना जिसने मराठा साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। बाप रे! तो पुरंदर की संधि कोई सामान्य समझौता नहीं था? बिल्कुल नहीं। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने 23 महत्वपूर्ण किले मुगलों को सौंपने पड़े। सोचिए, उनके राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा और राजस्व चला गया। यानी ये एक ऐसा समझौता था जो दबाव में किया गया था। मराठा साम्राज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए ये एक कड़वा घूंट था। एकदम सही कहा आपने। और जयसिंह ने ही शिवाजी को आगरा जाकर औरंगजेब से मिलने के लिए राजी किया था। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? जयसिंह का तर्क ये था कि अगर शिवाजी मुगल दरबार में हाजिर होकर एक राजनीतिक समझौता कर लेते हैं तो शायद उन्हें दक्कन में कुछ अधिकार वापस मिल जाएं। ओह, और जयसिंह ने सुरक्षा की गारंटी भी दी होगी? हाँ, उन्होंने व्यक्तिगत गारंटी दी थी। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव था। शिवाजी वहाँ एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपना कूटनीतिक रुतबा कायम करने गए थे। लेकिन आगरा पहुंचते ही वो पासा उल्टा पड़ गया। मैं स्रोत पढ़ रहा था और वो बताते हैं कि औरंगजेब के दरबार में जो हुआ वो एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल थी। हाँ, वो औरंगजेब का 50वां जन्मदिन था और शिवाजी दरबार में एक संप्रभु राजा के दर्जे की उम्मीद में गए थे, लेकिन उन्हें पंच हजारी मनसबदारों की कतार में खड़ा कर दिया गया। ये मनसबदार असल में क्या होते थे? देखिए, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदार एक तरह का सैन्य और नागरिक रैंक होता था। पंच हजारी का मतलब था वो अधिकारी जिसे 5000 सैनिकों का रखरखाव करना होता था। तो ये इतना बड़ा अपमान क्यों था? 5000 सैनिक तो बहुत होते हैं। मुगल साम्राज्य में ये कोई छोटा पद नहीं था, ये सच है। लेकिन एक स्वतंत्र शासक के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी संप्रभुता के लिए लड़ी हो, ये एक साधारण सेनापति या नौकर की तरह देखे जाने के बराबर था। समझ गया। और इससे भी बड़ी बात, उसी कतार में उनके बेटे और उन लोगों को खड़ा किया गया था जिन्हें शिवाजी युद्ध के मैदान में हरा चुके थे। ये तो ऐसा है जैसे किसी बड़ी कॉर्पोरेट डील में एक कंपनी के सीईओ को बुलाकर दूसरी कंपनी के जूनियर मैनेजरों के साथ बैठने को कह दिया जाए। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। ये एक सीधा कूटनीतिक अपमान था और जाहिर है शिवाजी ने इस अपमान को चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भरी सभा में औरंगजेब को पीठ दिखाई और दरबार से बाहर निकल गए। क्या बात कर रही हैं? भरी सभा में? हाँ, उस समय के मुगल दरबार के कड़े प्रोटोकॉल को देखते हुए ये एक अभूतपूर्व घटना थी।
औरंगजेब के सामने इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है मेरे दिमाग में। औरंगजेब, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, उसने उसी वक्त शिवाजी को खत्म क्यों नहीं कर दिया? यही वो बिंदु है जहां राजनीति भावनाओं पर हावी हो जाती है। आपको याद है ना, जय सिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की कसम खाई थी। हाँ, शुरुआत में आपने बताया था। तो जय सिंह राजपूत थे और मुगल सेना के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थे। अगर औरंगजेब शिवाजी की हत्या करवा देता तो राजपुताना में भयंकर विद्रोह भड़क सकता था। और मुगलों की साख हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती। बिल्कुल, इसलिए औरंगजेब ने बीच का रास्ता चुना। शिवाजी को आगरा की एक हवेली में रखा गया और उसके चारों ओर 5000 सैनिकों का पहरा लगा दिया गया। योजना ये थी कि उन्हें धीरे धीरे अलग थलग कर दिया जाए। हाँ, ताकि वो ना तो लौट सके और ना ही कोई विद्रोह कर सके। मुगलों ने सोचा कि उन्होंने अपने सबसे बड़े खतरे को एक पिंजरे में बंद कर दिया है, लेकिन यही मुगल दरबार के हंकार ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। सही कहा। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई अपने दुश्मन को पूरी तरह से पराजित मान लेता है तो वो उसकी हरकतों का विश्लेषण करना बंद कर देता है। और इसी अंधेपन ने उस योजना के लिए जमीन तैयार की जिसे हमारे स्रोतों में द प्लान दैट चेंज्ड हिस्ट्री कहा गया है। और ये योजना एक दिन में नहीं बनी थी। नजरबंदी के दौरान शिवाजी शांत नहीं बैठे थे। वो और उनके जासूस लगातार मुगल पहरेदारों की दिनचर्या का अध्ययन कर रहे थे। अच्छा, मतलब शिफ्ट बदलने के समय और आगरा के भूगोल की जानकारी जुटा रहे थे। हाँ, और उन्होंने मुगल दरबार के कुछ अधिकारियों को रिश्वत देकर या अपने प्रभाव में लेकर अंदरूनी जानकारी भी जुटाना शुरू कर दिया था। और फिर शुरू होता है उस योजना का पहला चरण, मतलब बीमारी का नाटक। बिल्कुल। मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि इसका बहुत विस्तार से जिक्र है। शिवाजी ने गंभीर रूप से बीमार होने की बात फैलाई, हकीमों को बुलाया गया, दवाइयां चलने लगी। और ये महज कुछ दिनों का बहाना नहीं था, बल्कि हफ्तों तक चला एक मनोवैज्ञानिक नाटक था, एक बहुत ही सोची समझी चाल। मुगल अधिकारियों को विश्वास दिलाने के लिए। हाँ, उन्हें ये विश्वास दिला दिया कि बंदी अब शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका है। जब कोई बीमार होता है तो उससे खतरे का अंदेशा अपने आप कम हो जाता है। मुगल सेनापतियों ने मान लिया होगा कि जो व्यक्ति बिस्तर से उठ नहीं सकता वो भागने की योजना क्या ही बनाएगा। बिल्कुल यही हुआ। और यहीं से उस हाइस्ट का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। बीमारी से उभरने के नाम पर उन्होंने पुजारियों, फकीरों और गरीबों को दान में मिठाइयां भेजना शुरू किया। हाँ, लेकिन ये मिठाइयां साधारण डिब्बों में नहीं थी। दस्तावेज बताते हैं कि ये बांस की विशालकाय टोकरियां थीं जिन्हें उठाने के लिए 2-2 मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन मुझे यहाँ एक लॉजिस्टिकल सवाल परेशान कर रहा है। पूछिए। इतनी भारी मात्रा में मिठाइयां और टोकरियां खरीदने के लिए एक बंदी के पास पैसा कहां से आ रहा था? ये एक बहुत ही बारीक विवरण है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शिवाजी के पास उस समय अपने सीमित संसाधन थे। अच्छा। हाँ, और उन्होंने आगरा के कुछ साहूकारों से भारी कर्ज लिया था। मुगलों ने उनके बाहरी लोगों से मिलने जुलने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई थी, क्योंकि दान पुण्य करना उस समय की संस्कृति का एक स्वीकार्य हिस्सा था, राइट? बिल्कुल। मुगल अधिकारियों को इसमें कोई खतरा नहीं दिखा, बल्कि उन्होंने इसे एक बंदी के द्वारा ईश्वर से दया मांगने के रूप में देखा। शुरुआत में मुगल पहरेदार बहुत सतर्क थे। जब टोकरियां बाहर जाने लगी तो वे हर एक टोकरी को रोकते, उसकी तलाशी लेते। हाँ, और मिठाइयों को चेक करते थे। लेकिन जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो मुझे ये किसी आधुनिक चोरी या एस्केप रणनीति जैसा लगा। लगातार कई हफ्तों तक टोकरियां भेजकर दुश्मन को एक पैटर्न का इतना आदी बना देना कि वो सोचना ही बंद कर दे। इसे आधुनिक मनोविज्ञान में रूटीन ब्लाइंडनेस या मनोवैज्ञानिक अंधापन कहा जाता है। रूटीन ब्लाइंडनेस? यस। ये कैसे काम करता है? देखिए, इंसानी दिमाग लगातार नई जानकारी को प्रोसेस करने में बहुत ऊर्जा खर्च करता है। जब दिमाग एक ही घटना को बार बार देखता है, जैसे रोजाना बाहर जाती हुई मिठाइयों की टोकरियां, हाँ, और हर बार परिणाम समान होता है, मतलब अंदर सिर्फ मिठाई होती है। बिल्कुल, तो दिमाग उसे खतरा नहीं की श्रेणी में डाल देता है। कुछ हफ्तों बाद सैनिकों ने टोकरियों को खोलना बंद कर दिया। वे बस बाहर से देखते, हाथ हिलाते और मजदूरों को जाने देते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यह सचमुच अद्भुत है। बिना तलवार उठाए, केवल इंसानी फितरत का इस्तेमाल करके उन्होंने मुगल सेना के सबसे कड़े सुरक्षा घेरे को मानसिक रूप से निष्क्रिय कर दिया था। सही कहा आपने। और फिर वो दिन आता है, अगस्त 1666 का मध्य, वो निर्णायक पल जब कागज पर बनी योजना को जमीन पर उतारना था। लेकिन कागजी योजना और असलियत में बहुत फर्क होता है। जरा सी भी चूक, एक छींक या टोकरी उठाने वाले मजदूर का लड़खड़ाना
गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी। सीधा मौत का सामना था। उस दिन का तनाव अकल्पनीय रहा होगा। बहुत ज्यादा। शिवाजी और उनके युवा बेटे संभाजी 2 अलग-अलग टोकरियों में बैठे। और यहाँ उन मजदूरों की भूमिका भी बहुत अहम थी जो टोकरियां उठा रहे थे। वो कोई आम मजदूर नहीं थे, है ना? नहीं, वो शिवाजी के सबसे भरोसेमंद और शारीरिक रूप से मजबूत सैनिक थे जो वेश बदलकर ये काम कर रहे थे। टोकरी का वजन तो अचानक बढ़ गया होगा। बिल्कुल, लेकिन उन्हें इस तरह से चलना था कि बाहर खड़े सैनिकों को लगे कि अंदर सिर्फ मिठाइयां हैं। लेकिन एक समस्या अभी भी थी। अगर मुगल पहरेदार हवेली के अंदर झांक कर देखते कि कमरा खाली है तो तुरंत अलार्म बज जाता और आगरा शहर के सारे दरवाजे सील कर दिए जाते। यहाँ स्रोतों में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र आता है जिसके बिना शायद ये इतिहास कुछ और ही होता। हिरोजी फरजंद। हिरोजी फरजंद की भूमिका इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा त्याग है और ध्यान भटकाने की कला यानी मिस डायरेक्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? हिरोजी कद काठी में शिवाजी के समान थे। वो शिवाजी के कपड़े पहनकर उनके बिस्तर पर लेट गए और उन्होंने अपना एक हाथ कंबल से बाहर निकाल कर रखा हुआ था जिसमें वो विशिष्ट शाही अंगूठी थी जिसे शिवाजी पहनते थे। हाँ, ये तो किसी जादूगर की चाल की तरह है। मतलब लोग वही देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। पहरेदारों ने दूर से अंगूठी देखी और उनके दिमाग ने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया कि शिवाजी सो रहे हैं। यही वो मिसडायरेक्शन है। लेकिन आप जरा हिरोजी की मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जैसे ही ये राज खुलेगा मुगल सेना का सारा क्रोध उन पर टूटेगा। मौत या भयंकर यातना तो निश्चित थी। बिल्कुल। एक नेता की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वो कितनी अच्छी योजना बनाता है, बल्कि इस बात से होती है कि उसके लोग उस पर कितना विश्वास करते हैं। हिरोजी का वो समर्पण साबित करता है कि शिवाजी का नेतृत्व सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि गहरी आस्था का प्रतीक था। एकदम सही कहा आपने। एक नेता जो अपने लोगों के दिलों में इस हद तक विश्वास भर दे कि वे मुस्कुराते हुए मौत के मुंह में बैठने को तैयार हो जाएं, यही वो चीज है जो इस पूरे एस्केप को भाग्य नहीं बल्कि नेतृत्व की जीत बनाती है। हाँ, और फिर टोकरियां सुरक्षा घेरे से बाहर निकल जाती हैं। पहरेदारों ने वही किया जिसकी उन्हें आदत पड़ चुकी थी। बिना जांचे उन्हें जाने दिया। बिल्कुल। हवेली से बाहर निकलने के बाद वे तुरंत तेज घोड़ों पर सवार होकर सीधे दक्षिण की ओर नहीं भागे। अच्छा। मुगल सेना स्वाभाविक रूप से उसी रास्ते पर उनकी तलाश करती ना। हाँ। और यहाँ भी शिवाजी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। वे पहले उत्तर की ओर मथुरा गए। ओ, मथुरा? हाँ, वहाँ उन्होंने अपने बाल कटवाए, राख मली और सन्यासियों का वेश धारण किया। संभाजी को मथुरा में एक भरोसेमंद परिवार के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया। और फिर शिवाजी? शिवाजी गुप्त रास्तों से पूरे भारत का चक्कर लगाते हुए कई महीनों बाद अपने राज्य वापस पहुंचे। आगरा की हवेली में क्या हुआ? मतलब मुगल अधिकारियों को कब एहसास हुआ कि वे दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार का सामना कर रहे हैं? मुगलों को इस बात का पता लगने में लगभग 24 घंटे लग गए। हिरोजी फरजंद अगले दिन तक बिस्तर पर लेटे रहे। बाप रे, 24 घंटे तक? हाँ। फिर उन्होंने एक पहरेदार से कहा कि शिवाजी की तबीयत बहुत खराब है, कोई शोर न मचाए, और वो खुद हकीम की दवा लेने जा रहे हैं। और वो भी वहां से निकल गए? बिल्कुल। जब बहुत देर तक कोई हलचल नहीं हुई और मुगल अधिकारी कमरे में गए तो उन्होंने पाया कि पलंग खाली था। मैं उस पल की कल्पना कर सकता हूँ जब औरंगजेब को ये खबर मिली होगी। पूरे मुगल तंत्र में जो भूकंप आया होगा वो अभूतपूर्व रहा होगा। औरंगजेब के लिए ये केवल एक राजनीतिक हार नहीं थी, ये उसके जीवन का सबसे बड़ा व्यक्तिगत झटका था। क्या इसका जिक्र मुगल दस्तावेजों में है? हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने वसीयतनामे में इस एक दिन का जिक्र किया था। उसने लिखा था कि एक पल की लापरवाही ने उसके पूरे साम्राज्य को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया जो कभी खत्म नहीं हुआ। इस घटना के दूरगामी परिणामों पर बात करना बहुत जरूरी है। स्रोतों के अनुसार ये सिर्फ एक भौगोलिक बचाव नहीं था, इसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया। इस एक घटना ने उस मनोवैज्ञानिक दीवार को कैसे तोड़ा जिसने मुगलों को अजेय बना रखा था। देखिए, मुगल साम्राज्य की आधी ताकत उनकी सेना में थी और बाकी आधी ताकत उनके खौफ में। अन्य क्षेत्रीय शासकों के मन में ये बात गहरे तक बैठी थी कि मुगलों के खिलाफ खड़ा होना आत्महत्या के समान है।
लेकिन जब खबर फैली कि एक शासक मुगलों की राजधानी में उनकी पूरी सेना और उनके सम्राट की नाक के नीचे से चकमा देकर निकल गया, तो खौफ का तिलिस्म टूट गया। इसने पूरे उपमहाद्वीप में ये संदेश दिया कि रणनीति और बुद्धिमत्ता से दुनिया की किसी भी ताकत को झुकाया जा सकता है। और मराठा खेमे में इसका क्या असर हुआ? मतलब पुरंदर की संधि के बाद जो मनोबल टूट गया था, क्या इस घटना ने उसमें नई जान फूंक दी? इसने मराठा साम्राज्य को सिर्फ नई जान नहीं दी, बल्कि उन्हें आक्रामक मुद्रा में ला दिया। शिवाजी के वापस लौटने के बाद मराठों ने उन सभी 23 किलों पर तेजी से कब्जा करना शुरू कर दिया जो उन्हें मुगलों को सौंपने पड़े थे। उनकी सेना का मनोबल तो आसमान छू रहा होगा। हाँ, उनका नेता मौत के मुंह से वापस लौटा था। वो अब एक साधारण राजा नहीं, बल्कि एक अजेय किंवदंती बन चुका था। और इसी वापसी ने 1674 में शिवाजी के छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल, मुगल उसके बाद हमेशा रक्षात्मक ही रहे। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि 1666 का ये आगरा प्रकरण किसी भी तरह से किस्मत का खेल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक नेता की कहानी है जिसने अपने सबसे कमजोर क्षण में भी हार नहीं मानी। एकदम सही। जब उनके पास न सेना थी, न हथियार और न ही कोई खुला मैदान, तब उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मुगल साम्राज्य की ताकत से सीधे टकराने के बजाय उस साम्राज्य की खामियों और उनके अहंकार को ही अपना हथियार बना लिया। हाँ, और उनके मनोवैज्ञानिक अंधेपन को अपना सबसे बड़ा फायदा बनाया। ये इतिहास का अध्ययन करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और इसी के साथ हम इन दस्तावेजों के इस गहन विश्लेषण के अंत पर पहुंच रहे हैं। ये वाकई एक शानदार सफर रहा। बिल्कुल, लेकिन इस पूरी कहानी से एक विचार उभरता है जो सीधे तौर पर शायद स्रोतों में लिखा तो नहीं है, लेकिन इस पूरी चर्चा का सार है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए सोचने वाली बात है। वो विचार क्या है? विचार करने वाली बात यह है कि सत्ता और शक्ति का असली पैमाना क्या है। क्या वो विशाल सेनाओं, अचूक हथियारों और ऊंचे किलों से तय होता है, या फिर सत्ता की असली ताकत उस अजेय मस्तिष्क में है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, जो दुश्मन के अहंकार को उसी की कमजोरी में बदल सकता है। 1666 का आगरा हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि जब बात इतिहास को बदलने की हो तो तलवारें नहीं बल्कि विचार और रणनीतियां सबसे गहरा वार करती हैं। एक ऐसा सच जो सदियों बाद आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है।